नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंटेंट एनालिसिस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों आज हम 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि कार्बन तटस्थ गतिविधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। दोस्तों बात करें कार्बन तटस्थ गतिविधियों को शुरू करने वाले पहले राज्य की तो कौन सा राज्य हो जाता है जिसने दोस्तों पहला कार्बन तटस्थ गतिविधियों को शुरू किया है। तो दोस्तों केरल राज्य ने, याद रखिएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य ने दोस्तों कार्बन तटस्थ गतिविधियों को शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों अगर इसमें डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों कार्बन तटस्थ के कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। याद रखिएगा केरल बन गया। और दोस्तों इसके लिए इस कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने के लिए केरल सरकार ने 2022-23 के बजट में इसके लिए दोस्तों 6 करोड़ रुपए का आवंटन किया। याद रखिएगा दोस्तों टोटल कितने रुपए को 2022-23 के बजट में आवंटन किया गया है कार्बन तटस्थ कृषि विधियों के लिए केंद्र राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों टोटल 6 करोड़ रुपए का। दोस्तों ये जो कार्बन तटस्थ कृषि विधियाँ हैं ये 2 चरणों में की जाएंगी। इसमें दोस्तों पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के लिए, याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कितने चरणों में की जाएगी दोस्तों 2 चरणों में। पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी गतिविधियों आदिवासी क्षेत्रों के तहत दोस्तों ये 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी। याद रखिएगा। और दूसरे चरण में दोस्तों सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फॉर्म विकसित किया जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। अब दोस्तों अगर बात करें केरल राज्य की तो दोस्तों आइए केरल राज्य के बारे में भी जानते हैं डिटेल में। अगर बात करें केरल की तो इसका गठन की बात करें कब हुआ दोस्तों तो 1 नवंबर 1956, याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 में दोस्तों केरल राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी की बात करें तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम ये केरल की कैपिटल हो जाती है। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं तो पिनराई विजयन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में केरल के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम में केरल राज्य के राज्यपाल हो जाते हैं। और दोस्तों केरल की भाषा की बात करें राजभाषा कौन सी हो जाती है तो दोस्तों याद रखिएगा मलयालम ये कहाँ की भाषा हो जाती है तो दोस्तों केरल राज्य की हो जाती है। दोस्तों अगर केरल राज्य की विधानसभा सीटों की बात करें तो टोटल दोस्तों 141 विधानसभा की सीटें हो जाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों कभी कभी 140 कहीं पे भी आ जाता है पेपर में तो याद रखिएगा टोटल कितनी हो जाती है तो केरल में 141 विधानसभा की सीटें हो जाती है। दोस्तों अगर 140 अगर ऑप्शन में 141 नहीं 140 है तो दोस्तों 140 भी कहीं कहीं दिया रहता है ऑप्शन में। दोस्तों अगर बात करें लोकसभा सीटों की तो दोस्तों टोटल 20 लोकसभा की सीटें हो जाती हैं और विधानसभा की 9 सीटें हो जाती हैं। दोस्तों वैसे तो केरल में टोटल 141 ही विधानसभा की सीटें हैं लेकिन ये 141 गलत हो जाता है। याद रखिएगा। अगर दोस्तों और भी पॉइंटों की बात करें राजकीय चिन्ह के केरल राज्य के तो राजकीय पशु क्या हो जाता है केरल का हाथी। याद रखिएगा राजकीय पशु दोस्तों हाथी ये केरल राज्य का राजकीय पशु हो जाता है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल ये दोस्तों राजकीय पक्षी हो जाता है केरल का। राजकीय फूल कनिकोना ये दोस्तों राजकीय फूल हो जाता है केरल राज्य का। राजकीय वृक्ष की बात करें तो नारियल दोस्तों नारियल ये राजकीय वृक्ष कहाँ का हो जाता है तो केरल का हो जाता है। और दोस्तों नेशनल पार्कों की बात करें तो दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में हो जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा इन सभी नेशनल पार्कों को ये सभी नेशनल पार्क दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के हो जाते हैं तो दोस्तों ये केरल राज्य के हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है तो दोस्तों याद रखिएगा किस राज्य का हो जाता है केरल राज्य का। कुमारकोम राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों यह भी केरल राज्य का हो जाता है। दोस्तों इसमें से पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पंपादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान जिसमें से दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको मार्क कर लीजिएगा। ये किस राज्य का हो जाता है पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोस्तों ये केरल राज्य के हो जाते हैं। याद रखिएगा इन सभी नेशनल पार्कों के दोस्तों टोटल 7 नेशनल पार्क हो जाते हैं केरल राज्य में। अगर दोस्तों बात करें केरल के वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो दोस्तों मथुंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य और नैयर बांध या वन्यजीव अभ्यारण्य और पेम्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोस्तों कहाँ की हो जाती हैं तो दोस्तों केरल राज्य की हो जाती हैं।
अगर केरल राज्य के फोक डांसों की बात करें दोस्तों, कथकली लोक नृत्य हो जाता है, पड़ियानी हो जाता है, कोकी टिक्कली या तिरुथिरकाली लोक नृत्य। ये दोस्तों कोकी टिक्कली या तिरुथिरकाली लोक नृत्य दोस्तों ये कहाँ का हो जाता है, तो केरल राज्य का हो जाता है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य और थ्री अट्टम लोक नृत्य, ये सभी फोक डांस दोस्तों कहाँ के हो जाते हैं, तो केरल राज्य के। दोस्तों केरल का क्लासिकल डांस क्या है, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। दोस्तों विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन की बात करें किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया और दोस्तों किस शहर में किया गया है, दोस्तों कोलकाता में। दोस्तों याद रखिएगा कहाँ पे, तो कोलकाता में किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन। अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में, याद रखिएगा दोस्तों कहाँ पे किया गया है, किस शहर में अगर पूछता है तो दोस्तों कोलकाता में। और दोस्तों कोलकाता में कहाँ पे, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शहीद दिवस के अवसर पर ये विप्लवी गैलरी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की OECD के अनुसार 22-23 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या है। दोस्तों ये OECD के अनुसार ये भारत की GDP विकास दर कितनी है, तो 8.1%। ये OECD के अनुसार दोस्तों भारत की GDP विकास दर का अनुमान लगाया गया है OECD के अनुसार कितनी दोस्तों, 8.1%। दोस्तों अगर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो OECD ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपसे एग्जाम पूछता है कि OECD का फुल फॉर्म, तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। दोस्तों याद रखिएगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा भारत की GDP विकास दर कितनी बताई गई है, तो 8.1% अनुमान लगाया गया है, याद रखिएगा। अगर OECD की बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल कितनी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो दोस्तों इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 30 सितंबर 1961 को। याद रखिएगा 30 सितंबर 1961 को दोस्तों OECD की इस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाता है। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो मैथिस कॉरमैन दोस्तों प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें OECD में टोटल कितने सदस्य देश हो जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा टोटल 38 सदस्य देश हो जाते हैं। कितने, तो 38 सदस्य देश हो जाते हैं। और दोस्तों 38वां कौन सा सदस्य देश है, तो ये भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि पूछता है अगर आपसे कि 38वां सदस्य देश कौन सा है OECD का, तो दोस्तों कोस्टा रिका। याद रखिएगा कोस्टा रिका दोस्तों ये OECD का 38वां देश हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर बात करें ये किस राज्य का, भरतपुर के ज़िले में है, ये किस राज्य का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जहाँ पे दोस्तों ये अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये राजस्थान में हो जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा कहाँ का हो जाता है, तो दोस्तों राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। और दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगर दोस्तों राजस्थान में और कौन कौन से नेशनल पार्क हो जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क और डिजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ के हो जाते हैं, तो दोस्तों राजस्थान के हो जाते हैं। याद रखिएगा इन सभी नेशनल पार्कों को। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ पे, किस राज्य का हो जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पे अफ्रीकी बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा इन सभी पॉइंटों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा। दोस्तों बात करें ये नाइट फ्रैंक द्वारा एक जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है, जिसमें Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, दोस्तों टर्की। याद रखिएगा दोस्तों तुर्की, ये Q4 में नाइट फ्रैंक द्वारा जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया गया Q4 का, तो उसमें 2021 में दोस्तों कौन शीर्ष पर रहा था, तो तुर्की देश। याद रखिएगा तुर्की दोस्तों रहा था। इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये 5 देश ये दोस्तों ये टॉप 5 देश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछता कि पहला कौन सा था, दोस्तों याद रखिएगा तुर्की। अगर दूसरा, तीसरा, चौथा या पाँचवा या भारत की रैंक पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों किसके द्वारा रैंक जारी की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा नाइट फ्रैंक के द्वारा। अगर दोस्तों तुर्की की बात करें तो इसमें 2021 की चौथी तिमाही में सबसे अधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि दर 59.6% देखी गई है, इसके साथ ये शीर्ष पे रहा। और न्यूजीलैंड की बात करें दोस्तों वार्षिक मूल्य वृद्धि दर कितनी रही, तो न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर रहा 22.6% के साथ। चेक गणराज्य
तीसरे नंबर पर रहा 22.1%। स्लोवाकिया दोस्तों 22.1%, ये भी थर्ड पे रहा। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ये 21.8% के हिसाब प्रतिशत के साथ दोस्तों चौथे नंबर पे रहा। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी देशों की। अगर दोस्तों भारत की बात करें, भारत की रैंक क्या रही, दोस्तों ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 4 में भारत अपनी रैंक 5 स्थानों का सुधार किया है। दोस्तों याद रखिएगा 2021 में दोस्तों भारत ने 5 अंकों का सुधार किया है। दोस्तों 2020 के क्वार्टर 4 में भारत के स्थान कितना था, 56, और 2021 में दोस्तों 51वां स्थान है। याद रखिएगा इसने 5 अंकों का सुधार किया भारत ने। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। दोस्तों बात करें नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा ये विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है, और दोस्तों किस शहर में किया गया है, तो दोस्तों हैदराबाद में। याद रखिएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में दोस्तों विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा कि किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑफ मोका जिसे बोला जाता है, और दोस्तों फिक्की संयुक्त रूप से इन दोनों के द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। दोस्तों कहाँ पे किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे पे। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों कब से कब तक, तो 24 मार्च से 27 मार्च 2022 तक। दोस्तों अगर इस इवेंट की थीम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी थीम हो जाती है इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्रीज़। ये दोस्तों इसकी थीम हो जाती है 2022। अगर दोस्तों फिक्की की बात करें तो फिक्की भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर फिक्की की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्थापना की, तो फिक्की की स्थापना दोस्तों कब हुई, 1927 में। याद रखिएगा फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है। दोस्तों अगर फिक्की के अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो संजीव मेहता। दोस्तों ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम हर वीडियो में डिटेल में दोस्तों कवर करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिए। दोस्तों आपके अभी NTPC CBT 2 के पेपर होने वाले हैं, तो उनमें सब ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल वीडियोस होती हैं आज मेरी। दोस्तों इन वीडियो को पूरा आप एंड तक देखा कीजिए ताकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ना छूटे। अगर दोस्तों बात करें महासचिव की कौन हो जाते हैं फिक्की के, तो दिलीप चिनाय दोस्तों ये महासचिव हो जाते हैं फिक्की के। अगर डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक की बात करें तो अरुण चावला। दोस्तों याद रखिएगा अध्यक्ष संजीव मेहता जी हो जाते हैं। सचिव कौन हो जाते हैं, महासचिव, तो दिलीप चिनाय, और महानिदेशक अरुण चावला जी हो जाते हैं। और इसका मुख्यालय फिक्की का तो नई दिल्ली में हो जाता है। और स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 1927 में हुई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है। अगर बात करें नासा की, तो दोस्तों इसने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने अन्य नए ग्रहों की खोज की है, तो दोस्तों टोटल 65 नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर ग्रहों की खोज की है, जिसमें से कितने, तो 65 ग्रहों की। और दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी नासा की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो याद रखिएगा 1958 में नासा की इस्टेब्लिशमेंट हुई। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर हो जाता है। और बिल नेल्सन, याद रखिएगा बिल नेल्सन दोस्तों ये नासा के कौन हो जाते हैं, तो चेयरमैन हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में DRDO ने कहाँ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि सतह से सतह मार करने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल हो जाती है। इसका DRDO ने दोस्तों कहाँ पे परीक्षण किया है, तो दोस्तों ये अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में DRDO के द्वारा दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और दोस्तों बात करें DRDO की, तो इसकी भी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1958 में। याद रखिएगा DRDO और नासा इन दोनों की इस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब हुई, तो 1958 में। और दोस्तों नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाता है, और इसका DRDO का दोस्तों न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा न्यू दिल्ली में DRDO का दोस्तों हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो सतीश रेड्डी दोस्तों ये नासा के DRDO के दोस्तों चेयरमैन हो जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों हाल ही में किस IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। दोस्तों ये किस IIT ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है, तो दोस्तों IIT मद्रास। याद रखिएगा IIT मद्रास ने दोस्तों एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें
तो दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत के पानी को मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक्वा मैप के साथ एक नया अंतःविषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र तैयार किया है। याद रखिएगा IIT मद्रास और एक्वा मैप जल प्रबंधन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों 25 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके UPSC में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके UPSC और SSC जैसे एग्जामों के लिए। तो दोस्तों ये याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात करें तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र हर साल 25 मार्च को, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 25 मार्च को नज़रबंद और लापता स्टाफों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाता है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी एंड डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। दोस्तों ये एलेक कोलेट, ये एक दोस्तों पत्रकार थे एलेक कोलेट, इनके अपहरण की सालगिरह पर हर साल नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये एलेक कोलेट ये एक पत्रकार थे जिन्हें 1985 में, दोस्तों याद रखिएगा 1985 में इनका अपहरण कर लिया जाता है और 2009 में इनकी दोस्तों शव मिलता है लेबनान की घाटी में। तो उसी दिन के इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए 25 मार्च को दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी एंड डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स के रूप में ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके UPSC एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कई बार। दोस्तों याद रखिएगा इन सभी दोनों क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके UPSC और SSC ऐसे एग्जामों के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, पीड़ितों की गरिमा और सत्य के अधिकार के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगर इस दिवस की बात करें उद्देश्य की, तो दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों ये उन लोगों को श्रद्धांजलि दिया जाता है इस दिवस के अवसर पे जिन्होंने सभी के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अपनी जानें गंवा दी हैं या उनकी हत्या कर दी जाती है इस कारण के लिए। तो दोस्तों ये इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों देखिएगा, अगर बात करें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंटों की, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 24 मार्च को सकल मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रूथ कॉन्करिंग ग्रोथ ह्यूमन राइट्स वैल्यूएशन फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स। दोस्तों इस दिन के उद्देश्य की बात करें तो ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देना होता है जिन्होंने सभी के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने अपना जीवन समर्पित कर दिया या अपनी जान गंवा दी हो। इस दिन दोस्तों बात करें तो ये हर साल का मनाया जाता है 24 मार्च को। मॉन्सिग्नर ऑस्कर अनुल्फे रोमेरो, दोस्तों याद रखिएगा ये इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये हर साल 24 मार्च को दोस्तों मॉन्सिग्नोर ऑस्कर अरिनुल्फो रोमेरो की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इनकी 24 मार्च 1980 को हत्या कर दी गई थी। ये इसी दिन के अवसर पे ये 24 मार्च को दोस्तों दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, ये सभी UPSC से आपके एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।